Hello students, today I am going to teach you William Wordsworth's Daffodils. The other name is I Wandered Lonely as a Cloud. William Wordsworth was an innovative writer who marked the start of the Romantic period in literature. उन्होंने एक रोमांटिक पीरियड की शुरुआत की. उनका जॉइंट पब्लिकेशन आया लिरिकल बैलेड्स सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ, और इस टेक्स्ट के साथ ही रोमांटिसिज्म की शुरुआत होती है. He was a poet laureate right from 1843 till his death in 1850. अब हम जानते हैं what is romanticism. Romanticism actually is the liberation from the rules. जो रूल सेट थे इंग्लिश लिटरेचर के, उनसे एक नए युग की शुरुआत हुई जहां पर उनको एक इंडिपेंडेंस मिली, एक आजादी मिली. It delivered the poets the liberty to write what they feel according to their own directions without influence. अपनी मर्जी से, बिना किसी इन्फ्लुएंस के, अपनी मन की डायरेक्शन से वो लिख सकते थे. Much like impressionistic painting, romanticism honored and praised emotions and imagination. इसमें इमोशंस का, इमेजिनेशन का वैसे ही प्रशंसा की जाती थी जैसे कि पेंटिंग में इम्प्रेशनिज्म है. आई वॉन्डर्ड लोनली इज ए क्लाउड, जिसको हम डैफोडिल्स के रूप में जानते हैं. इट्स ए लिरिक पोएम एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ. द टाइटल ऑफ द पोएम इन्फॉर्म्स अस अबाउट द लोनलीनेस ऑफ द पोएट. हमें पता चलता है कि वो लोनली हैं, लेकिन लोनली क्यों है? उनके कुछ दिन पहले ही ब्रदर की डेथ होती है, और इस पोएम का इंस्पिरेशन मिलता है जब वो अपनी बहन के साथ, जिसका नाम था डॉरथी, घूमने जाते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड में. मुझे भी मौका मिला था वहां पर घूमने का बस के द्वारा, जब स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में टूर कर रहे थे. जब मैंने वो जगह देखी तो मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है आपको ये बताने में कि सच में वो एरिया बहुत खूबसूरत है. और ये घटना है 1802 की, और ये पोएम लिखी गई 1804 और 7 के बीच में. And you know it was published in Poems in 2 volumes in 1807, and the revised edition came 1815. और जहां तक पॉपुलैरिटी की बात करते हैं, इट्स अ मोस्ट पॉपुलर पोएम. और बीबीसी रेडियो ने 1995 में बुक वर्म प्रोग्राम में एक सर्वे किया था, जिस सर्वे में पाया गया दैट आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड ब्रिटेन की 5th क्लासिक इंग्लिश लिटरेचर की पोएम है. सो इट्स रियली ग्रेट. अब हम जानते हैं व्हाट इज द थीम. The Daffodils talks about how nature and memory were very close to the heart of the romantic poets like Wordsworth. Also, it is the message of the praise of the beauty of nature. कि मेमोरी में वो बसा लेते हैं किसी नेचर के खूबसूरती को, और फिर उसके बारे में याद करके उनको लिखते हैं. और नेचर उनके दिल के करीब थी. One who is very close to nature and enjoys its company never feels depressed and lonely. वो कभी अकेला महसूस नहीं करता, डिप्रेशन महसूस नहीं करता. Nature is the greatest gift and blessing to mankind. It is a power to heal our sadness. हमारी सब सैडनेस खत्म हो जाती है. नेचर से हमें डिसिप्लिन सीखने को मिलता है. Wordsworth believed that we can learn more of man, of moral levels and good from nature than from all the philosophies and books kept in the library. लाइब्रेरी में जितनी किताबें हैं वो हमें उतना नहीं सिखा सकती हैं जितनी हमें नेचर सिखा सकती है. In his eyes, nature is a teacher whose wisdom we can learn and without which any human life is in vain
and incomplete. नेचर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. नेचर हमारी टीचर है और उसके बिना इंसान की जिंदगी अपूर्ण है. अब हम पोइम पढ़ते हैं. इसमें 24 लाइन्स हैं, 6 लाइन्स के स्टेंजास हैं. तो पहली लाइन से, आई wandered lonely as a cloud that floats on high over the vales and hills. The poet here compares himself to a cloud in the beginning of the poem because he is wandering about in a state of loneliness and detachment. बिल्कुल lonely, without any purpose. Detachment, जैसे दुनियादारी से उनको कोई मतलब ही नहीं हो. The phrase refers to him being roaming around without any purpose. जैसे कि बादल घूमते हैं वैसे ही वो घूम रहा है. He was all alone like a cloud that floats on high in the valleys. Simile है यहाँ पर, lonely as a cloud. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. While roaming in the valley, he suddenly sees a crowd, a host of golden daffodils. The word crowd and host mean a large number of people. Hence the poet uses personification here. Host का माने, crowd का माने बहुत ज्यादा भीड़. तो यहां पर पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण किया गया है. ह्यूमन क्वालिटीज दी गई हैं डैफोडिल्स को. द पोएट कॉल्स डैफोडिल्स गोल्डन रादर देन येलो. उनका कलर तो येलो होता है लेकिन वो उनको गोल्डन कहता है. कारण मेजेस्टी दिखाने के लिए, उनकी ब्यूटी दिखाने के लिए, और वो गोल्डन मेमोरीज दे सकते हैं इसलिए. तो यहां पर हम खूबसूरती देखते हैं. भारत में इसे नरगिस के फूल कहा जाता है, लेकिन यदि आप सरसों के खेतों को देखें तो आपको डैफोडिल्स की खूबसूरती की समझ आ जाएगी. बिसाइड द लेक, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. According to the poet, he sees a large number of daffodils beside the lake, beneath the trees. It means लेक्स के शोर्स के पास, ट्रीज के नीचे, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे हैं. द डैफोडिल्स सीम टू बी फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. एक आम सीन होता है कि जब हवा चलती है तो उसकी पंखुड़ियां हिलती हैं, लेकिन यहां पर हम पोइट की इमेजिनेशन देखते हैं कि वो कहते हैं द पोइट personifies the daffodils by showing them as flapping wings of birds or in imagination that of angels. Angels की तरह से उनके पंख फड़फड़ा रहे हैं. And dancing like humans in the moving breeze. In a way, the poet imagines as if the daffodils possess the qualities both thus of this world and the meta world. इस दुनिया की भी और दूसरी दुनिया की, दोनों की यहां पर इकट्ठा किया गया है. इसीलिए ये एग्जाम्पल है जक्सटापोजिशन का. और यहां पर आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड जो पोएम है, इसमें 6 लाइन्स के 4 स्टेंजास हैं. राइम स्कीम है A B C. और हर लाइन में मीटर जो है आयम्बिक टेट्रामीटर यूज किया गया है. पर्सोनिफिकेशन को हम मानव रूप देना कहते हैं, इसलिए क्राउड, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स डांसिंग इन द ब्रीज पर्सोनिफिकेशन में आता है. स्टेंजा सेकंड को हम देखते हैं, कॉन्टिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे. The second stanza begins with the comparison between daffodils along the lake and stars in the Milky Way. दोनों का कंपैरिजन है कि धरती पर तो डैफोडिल्स और आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं. According to the poet, the daffodils which covered the shore of the lake seem to be
like the stars, and like them, the stars of the Milky Way, they are twinkling. So यहां पर फिर सिमिली का यूज किया गया, उपमा का यूज किया गया है, as the stars that shine. They stretched in never-ending line along the margin of a bay. The poet says that the daffodils stretched in never-ending line. बिल्कुल जैसे खत्म ही नहीं होती है, लगातार चलती जा रही है. Along the margin of a bay. Bay के, लेक के बिल्कुल पास. The bay here refers to lake. यहां पर एसोनेंस का यूज किया गया है, वॉवल साउंड का. सेम लाइन्स में they stretched in never ending line. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The phrase 10,000 saw I at a glance is a hyperbole. अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ा के जब कहा जाता है, क्योंकि वो डैफोडिल्स को काउंट ही नहीं कर सकते हैं. The daffodils were tossing their heads in sprightly dance. Sprightly का मीनिंग क्या है? Lively, jubilant, बहुत खुशी से भरा हुआ. The daffodils were thus moving their heads, अपने सिर हिला रहे हैं. इन्हें रिदम, एक लयबद्धता है. जैसे डांस में एक सारता होती है, एक साथ सभी जो गाते हैं उनकी एक ही लय में आवाज आती है. डांस में एक सी लयबद्धता होती है, उसी तरीके से उनके सिर भी वैसे ही रिदम में हिल रहे हैं. Which looked quite amazing and seemed to the poet as they were dancing. जैसे डांस कर रहे हैं, उनको बहुत अमेजिंग सीन है, बहुत खूबसूरत सीन है. यहां पर हाइपरबोल है. 10,000 saw I at a glance and stretched in never-ending line. थर्ड स्टेंजा में हम देखते हैं, the waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in the glee. धरती पर डैफोडिल्स हैं, आकाश में तारों के साथ कंपैरिजन किया गया है, और अब हम पानी में जो लेक है उसमें लहरें हैं उनके साथ कंपैरिजन करते हैं. In the third stanza, the poet brings the waves waving in the lake. वो वेव कर रही हैं, हिल रही हैं. The poet says the waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in the glee. वेव्स भी डांस कर रही हैं, हिल रही हैं, लेकिन डैफोडिल्स का डांस आउटडिड माने उनको सरपास कर रहा है, उनसे आगे है. उनका कोई कंपैरिजन नहीं है. जो ग्ली में स्पार्कलिंग वेव्स डांस कर रही हैं. द लाइन मीन्स दैट देयर वर वेव्स टू which seemed to be dancing in the lake, but the joyful dance of the daffodils was far better than theirs. Personification है, waves beside them danced. A poet could not but be gay in such a jocund company. Poet को क्या चाहिए? वर्ड्सवर्थ को their joyful company, and this is the ultimate source of pleasure and ecstasy to the poet. ऐसे में कोई पोइट क्या करेगा? खुशी तो होगा. और जब उनको ऐसी कंपनी, जॉकंड माने वेरी हैप्पी कंपनी, चीयरफुल कंपनी मिलेगी. These lines somehow reflect the ideals of the romantic age. और उनका थीम था रिटर्न टू नेचर, नेचर में वापस चलिए. The ultimate source of joy for the romantics was nature and its appreciation. के नेचर को हम कैसे अप्रिशिएट करते हैं. Hence the poet is very happy क्योंकि उसको बहुत अच्छी कंपनी मिल गई. जॉकंड डैफोडिल्स को कहा गया because they are dancing cheerfully. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. And thus the poet gazed and gazed. Gazed and gazed माने बार बार रिपीटिशन का मतलब है कि वो लगातार देखता गया, उनसे अपनी नजर नहीं उठा पाया. However, he could not fully appreciate the scenery before him. देखता गया, लेकिन उसको मालूम नहीं था उस समय
कि कितनी वेल्थ, कितनी हैप्पीनेस उसके साथ आ रही है। फॉर द रोमांटिक्स, नेचर एंड इट्स ब्यूटी वाज द अल्टीमेट वेल्थ, और बहुत अबंडेंस में थी। ही कुड टेक अवे जस्ट अ बिट ऑफ दैट थॉट। उस समय वो ज्यादा लजा नहीं सका। यहां पर कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन है, जिसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। आई गेज्ड एंड गेज्ड। द पोएट्स हार्ट इज फिल्ड विद प्लेजर बिकॉज ही सीइंग द होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। और ये उसकी खूबसूरती है। द सीन ऑफ दिस ब्यूटिफुल डैफोडिल्स strike his mind. Thus his heart gets filled with immense pleasure and dances with the daffodils. बहुत खुशी मिलती है। वो उनके साथ ही अपने आप को महसूस कर रहे हैं। इसी बात को वो आगे 4th stanza में बताते हैं। For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood. 4th और final stanza में the poet says that while sitting on his couch, जो अपने बेंच पे या सोफा पे बैठते हैं, कैसे मूड में? इन वेकेंट मूड, जब वो आइडल हैं, अकेले हैं, लोनली में हैं। और पेंसिव मूड, पेंसिव माने सॉरोफुल मूड, बहुत दुखी मूड होता है। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। The memories of those daffodils flash upon his inward eye. Inward eye क्या है यहाँ पर? उनकी imagination, उनकी emotions, spiritual और the romantic vision. यहाँ पर हमने फिर personification का यूज किया है। Inward eye, अंदर की आंख, अंदर की आंख जो देख सकती है, जो तीसरी आंख है, जो imagine करती है, नहीं देखते हुए भी देखती है। And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. Their memory then becomes the source of joy in his solitude. His heart is then filled with pleasure and he starts dancing with the daffodils. जब उनको याद आते हैं, वो अकेले होते हैं, सॉलिट्यूड में होते हैं, उस समय उनको खुशी कोई दे सकता है तो वो डैफोडिल्स देते हैं। तब वो डैफोडिल्स के साथ डांस करते हैं। डांस करने का यहां मतलब क्या है? डैफोडिल्स के साथ कंपेनियनशिप मिलती है। जब दुनियादारी से आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं तो डैफोडिल्स का साथ मिलता है, तब उनका बोर्डम, उनके सॉरोज खत्म हो जाते हैं। और यहां पर गोल्डन मेमोरीज जो हैं उनकी, दे ब्रिंग हिम हैप्पीनेस इन दोज लोनली मोमेंट्स। जब अकेले मोमेंट्स हैं उनको सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, जॉय वो देते हैं। He expressly affirms that his heart fills with satisfaction, pleasure whenever he remembers those daffodils which are amiable, जो बहुत प्यार दे सकते हैं उनको। अब हम देखते हैं इसका मेन आइडिया क्या है। सेंट्रल थीम है हैप्पीनेस। फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा ही इज फीलिंग लोनली, डिटैच्ड, पर्पसलेस, लेकिन लास्ट लाइन्स तक आते, लास्ट स्टैंजा में उसको बहुत खुशी मिल चुकी है, वो डांस कर रहे हैं, उनका एक पार्टनर है, वो पार्टनर है डैफोडिल्स। तो हमने देखा यहां पर कितनी खुशियां डैफोडिल्स ने दी उनको, और ये एक जर्नी है फ्रॉम लोनलीनेस टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस विद ए कंपेनियन। उनको एक साथ मिल गया। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से पॉइंट समझ आ गई होगी। थैंक